नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो ब्लड रक्त के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ ली थी, एक एक चीज़, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में सबने मैं पढ़ लिया था। सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट, तरल भाग, इनके बारे में पढ़ लिया था। तो नहीं देखी हो तो वह वीडियो ज़रूर देखें। फिर उसके बाद इस ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिका है, जो रक्त को लाने का कार्य कर रही थी, जिसमें हमने मुख्यतः 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स देखी थी। एक तो देखी थी हमने आर्टरी मतलब धमनी, और दूसरी वेन शिरा। इसमें हमने जाना था कि आर्टरी तो कौन सा ब्लड लेने का कार्य कर रही है? शुद्ध रक्त का परिवहन में काम आ रही है, जबकि वेन शिरा अशुद्ध रक्त में काम आ रही है। इसमें हमारे पास एक अपवाद भी आया था। क्या है अपवाद? फुसफुस धमनी अपवाद है। यह अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है। पुल्मोनरी आर्टरी, इंग्लिश में बोल देंगे तो पुल्मोनरी आर्टरी। और दूसरी, इसमें भी हमारे पास एक अपवाद आया था, वैसे फुसफुस शिरा, नाम याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। पुल्मोनरी वेन, इंग्लिश में पुल्मोनरी वेन। तो ये भी हमने पढ़ लिया था इनके बारे में। आर्टरी मतलब शुद्ध रक्त, ये मतलब अशुद्ध रक्त। और यह हमने क्या देखा था कि हृदय से शरीर को रक्त पहुंचाने, शरीर के प्रत्येक भाग को रक्त पहुंचाने का कार्य करी। शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त पहुंचा रही है हमारे पास धमनी, जबकि वेन इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। शरीर के भाग से हृदय को, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, आँख, हाथ, पैर, इनसे हृदय को रक्त पहुंचा रही है। तो ये बात भी याद रखना। और भी इसके अलावा हमने जाना था कि धमनी में दाब ज़्यादा रहता है, वेन में दाब कम रहता है। इनकी गुहा के बारे में पढ़ लिया था, इनके आकार, मोटाई, चौड़ाई इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट, एक तो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स। फिर इसमें एक और भाग आया था रक्त परिसंचरण में, हार्ट अपना मुख्य ऑर्गन है रक्त परिसंचरण का, जो हम आज पढ़ेंगे। हार्ट मतलब हृदय एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। इसमें लगातार रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। संकुचन, हिंदी में बोलेंगे तो संकुचन, और शीतलन मतलब कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन, मतलब फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, इसके द्वारा इसमें दाब बनते हैं। दाब मतलब प्रेशर, और उसी प्रेशर के माध्यम से यह हमारे पूरे शरीर के प्रत्येक कोने, प्रत्येक भाग, प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका तक रक्त को परिवहन करने का कार्य करता है, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। इसी दाब की वजह से हमारे पूरे शरीर में रक्त पहुंचता है। तो इतना भी हम जान चुके। और ब्लड सर्कुलेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे शरीर को, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इनके परिवहन में कार्य करता है। तो जानते हैं अब स्लाइड के माध्यम से हृदय के बारे में। अब देख लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय हमारा रक्त परिसंचरण का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, इतना तो आप जान चुके हो। इसमें रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हृदय के बारे में। हृदय के अध्ययन को
कार्डियोलॉजी बोलते हैं। मतलब क्या कहते हैं, हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। आपको पता भी होगा, जहाँ पर भी हृदय का शब्द का जिक्र हो जाए बायोलॉजी में, साइंस में, तो उसके लिए कार्डियो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोल देते। वो जो इनके जानकार होंगे, डॉक्टर, हृदय के डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। मतलब ऐसे डॉक्टर जो हृदय के डॉक्टर होते हैं, हृदय के इलाज करते हैं, हृदय के बारे में जानते हैं। स्पेशलिस्ट को क्या बोल दिया, कार्डियोलॉजी। उसी प्रकार यह रुधिर के परिसंचरण में सहायक है, सर्कुलेशन में सहायक है। साथ ही एक प्रकार का मस्कुलर पेशीय ऑर्गन है। इसमें कोई हड्डी बोन उपस्थित नहीं होती, इसमें केवल मसल्स उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। अगर इसमें बोन हड्डी उपस्थित होगी तो इसको कॉन्ट्रैक्शन, पिचकने और फूलने में दिक्कत होगी, क्योंकि हड्डी के वो बाधा पहुंचाएगी इसको। और एक प्रकार की एक और बात, यह मायोजेनिक ऑर्गन है। मतलब इसको अपना कार्य करने के लिए किसी बाहरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती, बाहरी इम्पल्स सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती। यह लगातार अपने आप ही कार्य करता रहता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होना अपने आप करता रहता है, जिस वजह से इसको मायोजेनिक ऑर्गन भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। मतलब इसको बाहरी किसी भी सिग्नल, इम्पल्स, अन्य ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती अपना कार्य करने के लिए, तो इस वजह से इसको मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। और यह चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी होती है, उसमें थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, और जिस जगह पर यह उपस्थित होता है उसको मेडिस्टेनम व जो कार्डियक नोच बोलते हैं। हृदय हमारे चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में, थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट साइड में होता है, वह मीडियम होता है, लेकिन ज़्यादातर 60 से 70 भाग लेफ्ट साइड की तरफ होता है, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। वह जिस जगह पर मौजूद होता है उसको मेडिस्टेनम व कार्डियक नोच होता है, जिस उसमें मौजूद रहता है। साथ ही बात कर लेते हैं हृदय के वजन की। हृदय का औसत वजन होता है 300 ग्राम औसत वजन होता है हृदय के अंदर। वही साथ में हम देखेंगे कि मेल फीमेल में, नर व मादा में कुछ अंतर, हृदय के वजन में कुछ अंतर आ जाता है। मेल में, नर में इसका वजन ज़्यादा होता है। कितना होता है, 280 से 340 ग्राम तक वजन होता है, वेट होता है। जबकि मादा फीमेल में 230 से 280 ग्राम इसका वजन होता है। जबकि हम जानेंगे कि इन्फेंट में जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें इसका वजन 20 से 25 ग्राम होता है। कितना होता है, 20 से 25 ग्राम। और एक और बात आपको बता दूं कि जब नवजात शिशु का माँ के गर्भ में विकास होता रहता है, तो सर्वप्रथम जो ऑर्गन, फर्स्ट ऑर्गन का निर्माण होता है, फर्स्ट ऑर्गन माँ के शरीर में बच्चे का बनता है, भ्रूण का बनता है, वह हार्ट ही है। हार्ट का निर्माण होता है माँ के गर्भ में। और हृदय परिसंचरण प्रणाली का मुट्ठी के आकार का शक्ति ग्रह कहा जाता है। मतलब हृदय का आकार कुछ इस प्रकार से मुट्ठी के आकार का रहता है, जैसे हमारी मुट्ठी रहती है। हमने टीवियों में, इनमें हृदय का आकार कुछ इस प्रकार का देखा होगा, लेकिन ऐसा आकार हमें गलत है, ये आकार नहीं होता है, यह कुछ इस आकार का रहता है। आपको चित्र में, डायग्राम में भी दिख रहा है कुछ इस आकार का। जैसे मान लो ये हृदय है, तो इसको बराबर भागों में काटेंगे तो कुछ बीच में से इस प्रकार का हमें हमारा हृदय दिखाई देगा। साथ ही इसको शक्ति ग्रह कहा जाता है। इतना हम जानते हैं कि यह क्या करता है, रक्त का परिसंचरण में कार्य करता है। और रक्त के साथ में क्या परिसंचरण होती है, ऑक्सीजन। और इतना हम जान चुके हैं कि पिछली वीडियो में ऑक्सीजन के माध्यम से ही ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के माध्यम से ही ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इस वजह से इसको शक्ति ग्रह कहा जाता है। साथ ही यह हमारे दो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। फेफड़ों के बीच में स्थित होता है हृदय। दो फेफड़े हो जाते, लंग्स रहते, जो ऑक्सीजन के परिसंचरण, मतलब ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक रहता है हृदय। उसमें
के बीच में क्या स्थित होता है, हृदय स्थित होता है। फेफड़े के बीच में हृदय स्थित होता है। वह साथ ही हृदय में 4 कक्ष उपस्थित होते हैं। 4 कक्ष मतलब 4 रूम ले लो या 4 चेंबर। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो हम अभी चित्र में भी बताऊंगा मैं आपको। इनको चेंबर बोल दो या 4 रूम बोल दो, बात एक ही है। रूम का भी मतलब कक्षीय होता है, चेंबर शब्द इस्तेमाल करते हैं, 4 कक्षीय होता है। जैसे मान लो ये हमारा हृदय है, तो इसमें 4 कक्ष बन गए, 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गए। 1 कक्ष, 2 कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। तो इसमें हम जानते हैं ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा राइट पोर्शन, मतलब दाएं तरफ सीधा हाथ वाला तरफ इधर वाला, और यह वाला पोर्शन हो जाएगा लेफ्ट पोर्शन। तो जो इसमें ऊपर वाले कक्ष रहते हैं इनको बोलते हैं राइट आर्टरियम, मतलब राइट आर्टरियम। ये तो था इंग्लिश में वह आलिंद। ये वाले पोर्शन हो जाएगा हमारे पास में आलिंद, जबकि ऊपर वाले पोर्शन हो जाएंगे, इसको वैसे लेफ्ट आर्टरियम बोल देंगे। लेफ्ट आर्टरियम मतलब दाया आलिंद। अभी चित्र में भी देखेंगे बाया आलिंद, बाया आलिंद। उसी प्रकार ऊपर वाले पोर्शन तो हमारे आलिंद हो गए, जबकि नीचे वाले पोर्शन ये हो जाएगा हमारे पास में राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मतलब नीले, दाया नीले। हिंदी में बोलेंगे नीले, इंग्लिश में वेंट्रिकल। वैसे ये बाया नीले, बाया नीले, इंग्लिश में लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। वैसे अब चित्र में डायग्राम में देख लो। उसके पहले हम इतना जानते हैं कि जो हमारा राइट पोर्शन रहता है वह अशुद्ध रक्त का परिवहन का कार्य करता है। अशुद्ध रक्त मतलब इसमें राइट वाले पोर्शन में अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य यहाँ पर मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। मतलब इतना हम जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका को रक्त की आवश्यकता होती है, और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से परिसंचरण होने का कार्य करती है। तो जैसे यह रक्त ब्लड वैसे रक्त वाहिका के माध्यम से ऑक्सीजन जाएगी, तो वह ऑक्सीजन कोशिकाएं ऑक्सीजन तो ले लेगी, बदले में हमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का कार्य करती। तो यह राइट वाला पोर्शन अशुद्ध रक्त रहता है इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जबकि लेफ्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, अधिक होती है, क्योंकि यह सीधा फेफड़ों लंग्स के, इसमें जो ब्लड आता है वह सीधा लंग्स फेफड़ों के द्वारा आता है, और फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन अधिकता रहती है। डायग्राम में भी देख लो 4 कक्ष। जैसे ये वाला पूरा पोर्शन तो हो गया हमारे पास में दाया वाला पोर्शन राइट पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट पोर्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि एक कक्ष ये दिख रहा है, ये भी कोई कक्ष के समान दिख रहा है, तो ये इस वाले कक्ष को हमने नाम दे दिया राइट आर्टरियम दाया आलिंद। तो ये दाया आलिंद हो गया। वैसे ही फिर इसके बाद में राइट साइड की तरफ नीचे वाला भाग क्या नाम दिया था हमने, नीले वेंट्रिकल का नाम दिया था। तो यह हमारे पास में हो गया राइट वेंट्रिकल मतलब दाया नीले। वैसे ही यह लेफ्ट वाली साइड, तो इसको नाम क्या दिया था हमने, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट की साइड है तो इसको बाया आलिंद। वही साथ में नीचे वाला पोर्शन को हमने वेंट्रिकल नीले का नाम दिया था। तो यह हो गया हमारे पास में बाया नीले। और हम जानते हैं कि जो बीच में से ये मान लो ये हमारे पास में एक तरह की वाल दीवार है, जो दोनों पोर्शन को अलग अलग करने का कार्य कर रही है। इसको बोल देते हैं हम सेप्टम। सेप्टम मतलब डिवाइड करने का कार्य कर रही है। दोनों पोर्शन को डिवाइडिंग वाल भी बोल देते हैं, डिवाइडिंग दीवार, विभाजनकारी दीवार बोल देते हैं। जो और इतना भी जान चुके हैं कि
यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन युक्त रक्त व ऑक्सीजन युक्त रक्त व अशुद्ध रक्त को भी अलग अलग करने का कार्य करेगी। तो ये भी जान चुके हैं। तो ये हृदय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। हम जानते हैं रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से हृदय द्वारा होता है। अब देख लेते हैं हृदय में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, वह हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। ये डायग्राम देख रहे हो, ये तो हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण का डायग्राम है, किस प्रकार से आर्टरी पुल्मोनरी वेन इनके द्वारा होता है। उसके पहले हम हृदय में परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो इतना जान चुके, यह हमारे शरीर में हृदय उपस्थित होता है, इसके द्वारा रक्त परिसंचरण का कार्य होता है। तो यह हृदय का स्ट्रक्चर भी बोल लो, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, जितने भी मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से नाम लिख रखे हैं वहाँ पर हमारा अशुद्ध रक्त होगा। मतलब जहाँ पर भी मैंने ब्लू कलर से तीर बना रखे हैं वहाँ पर अशुद्ध रक्त होगा, और जहाँ पर मैंने रेड कलर से, ये तो हो गया ब्लू मतलब अशुद्ध रक्त से तात्पर्य जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहेगी। और जहाँ पर मैंने लाल कलर से तीर के निशान बना रखे वहाँ पर शुद्ध रक्त का परिवहन होगा। शुद्ध का तात्पर्य मतलब शुद्ध रक्त, प्योर रक्त से तात्पर्य जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। इतना तो आप जान भी चुके हैं कि ऑक्सीजन व CO2 कहाँ से आया। अब देखते हैं हृदय में, हमारा हृदय में रक्त आता है सुपीरियर वेना केवा द्वारा। सुपीरियर मतलब वेना केवा होती है महाशिरा, महाशिरा के द्वारा रक्त आता है हृदय के अंदर। महाशिरा के द्वारा हृदय के अंदर रक्त आता है। जो कौन सा रक्त होगा हमारा होगा अशुद्ध रक्त, जो हमारे सर्वप्रथम शुरुआत में राइट आर्टरियम दाएं आलिंद के अंदर आएगा। फिर उसके बाद में यह ट्राइक स्पीड वाल्व से होते हुए, ट्राइक स्पीड वाल्व एक प्रकार का कपाट दरवाज़ा रहता है, दरवाज़ा मान लो, कपाट बोलते हैं, दरवाज़ा या कपाट। इससे होते हुए यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल मतलब दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। आपके सुविधा के लिए मैं लिख भी दूं, सबसे पहले वेना केवा द्वारा, महाशिरा द्वारा आया ब्लड। महाशिरा से कहाँ पर आया? राइट आर्टरियम दाएं आलिंद में, दाया आलिंद। फिर उसके बाद में कहाँ पर पहुंचा? ट्राइक स्पीड वाल्व से होते हुए एक प्रकार का दरवाज़ा, इससे होते हुए यह पहुंचा दाएं नीले में, दाएं नीले में, दाएं नीले में। फिर उसके बाद में ये इतना समझ में आ गया कहाँ पर पहुंच गया। यह हमारे अशुद्ध रक्त की बात हो रही है। फिर उसके बाद में रक्त दाएं नीले से होकर पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, धमनियों में आर्टरी में यह एक्सेप्शन है, अपवाद है कि अशुद्ध रक्त का संचरण कर रही है। तो यहाँ पर ये समझ में भी आ गया होगा। फुसफुस धमनी से कहाँ पर अभी अशुद्ध रक्त है, तो फुसफुस धमनी से जाएगा यह फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों पर, फेफड़े मतलब लंग्स पर पहुँच जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। महाशिरा वेना केवा के द्वारा राइट आर्टरियम, फिर ट्राइक स्पीड वाल्व से होते हुए दाएं नीले में, फिर उसके बाद में पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। लंग्स फेफड़ों में क्या लेने जाएगा और फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेने जाएगा। इतना आप समझ में आ गया। यह तो थी अशुद्ध रक्त की बात। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद में पुल्मोनरी वेन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके नीचे जगह नहीं है। पुल्मोनरी वेन मतलब फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से होते हुए रक्त कहाँ पर आ जाएगा? फिर लेफ्ट आर्टरियम बाएं आलिंद में,
बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद। फिर बाएं आलिंद से कहाँ पर आ गया ये, बाएं नीले में, बाएं नीले। फिर बाएं नीले से एओर्टा से होते हुए हमारे पूरे शरीर में वापस रक्त पहुंच जाएगा। एओर्टा बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी से होते हुए फिर छोटी आर्टरी से, छोटी धमनियों से होते हुए हमारे शरीर के पूरे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक अंग व प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंच जाएगा, तो शरीर तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं एओर्टा से शरीर तक, शरीर के प्रत्येक भाग, शरीर के प्रत्येक अंग से मतलब कोशिका से। तो इस प्रकार से लगातार हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता रहता है। समझ में आ गया होगा। एक और बार देख लो, ये तो थी हमारी अशुद्ध रक्त। फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन ले ली तो ये नीले कलर में तो अशुद्ध रक्त है और लाल कलर में शुद्ध रक्त। इस प्रकार से इनका रंग भी होता है। यह हमने शिरा व धमनी में पढ़ा भी था कि शिरा का तो नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, वह धमनी लाल कलर की होती है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर अलग अलग स्केच से लिख भी दिए। तो एक और बार देख लो, महाशिरा से दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दायां नीले, फिर फुफ्फुस धमनी, फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन ले ली, फिर फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद, फिर बाएं आलिंद से बायां नीले, महाधमनी, फिर शरीर के प्रत्येक। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता रहता है, यह लगातार होती रहती है। तो ये थी रक्त के माध्यम से। इस डायग्राम में भी देख लो आप, इसमें भी वही डायग्राम है और कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे मान लो यह हमारा हृदय है, तो हृदय में हम जानते हैं कि एओर्टा के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त का हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण होता है। और फिर आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज कशिकाएं बोलते हैं हिंदी में इनको, कशिकाएं। कशिकाएं हम जानते हैं कि मतलब यह एक प्रकार की ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं होती है जो धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती है। तो कैपिलरीज फिर पूरे बॉडी पार्ट, मतलब यहाँ पर ये बॉडी पार्ट पूरे शरीर का तात्पर्य है। शरीर में प्रत्येक कोशिका तक महाधमनी के द्वारा रक्त पहुँच गया। फिर उसके बाद में वेना केवा महाशिरा से, शरीर से इसने क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध रक्त हो गया, तो वापस ये हृदय में पहुँच जाएगा। फिर हृदय लंग्स के पास में रक्त, फिर हृदय में पहुंच गया, फिर हृदय में पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार फिर पुल्मोनरी वेन से वापस हृदय में आ जाएगा। तो ये चक्रण हमेशा चलता ही रहता है। तो ये था हमारे पूरे हृदय के द्वारा पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण। इसमें मैंने आपको अच्छे से बता चुका हूँ। वह साथ ही हृदय का स्ट्रक्चर, संरचना भी हमने डिस्कस कर ली कि सेप्टम क्या कर रहा है, मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त व शुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं दे रहा है। और इसमें ट्राइक स्पीड, बाइक स्पीड वाल्व क्या करते हैं, एक प्रकार से हमारे पास कपाट, दरवाजे होते हैं जो वापस उल्टा रक्त को नहीं जाने देते, बैक फ्लो नहीं होने देते। जैसे मान लो, जैसे दाएं आलिंद से दाएं नीले में रक्त आया, तो यह वापस इस रक्त को ऊपर नहीं जाने देंगे बाएं आलिंद में। ऐसा जाएगा तो यह हानिकारक नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से ये बंद होते रहते, खुलते रहते हैं। जब इधर से रक्त आता है तो ये खुल जाते हैं वापस, लेकिन उल्टा रक्त नहीं पहुंचाने देते। इसी प्रकार बाइक स्पीड वाल्व भी यही कार्य करता है। तो यह रक्त की संरचना थी। और हमने हृदय की संरचना थी। हृदय में एक और बात हम देखेंगे कि बाएं आलिंद के ऊपर यहाँ पर एक नोड उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड, साइनो आर्टरियल नोड। तो यह क्या करता है, यह एक्शन पोटेंशियल करंट इम्पल्स जनरेट करता है, जिस वजह से हृदय में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते रहते। इस वजह से यह अपना एक रिदम, एक सर्किल पूरा करता रहता है, पिचकने का व सिकुड़ने का एक चक्र पूरा कर देता है। इसकी वजह से हृदय अपने आप कार्य कर रहा है, साइनो आर्टरियल नोड की वजह से। तो इस वजह से इस साइनो आर्टरियल नोड को हम पेसमेकर भी बोलते हैं, पेसमेकर।
तो ये थी हमारे हृदय की बात। और एक और बात, आपने हार्ट बीट, हृदय की धड़कन भी के बारे में भी जाना होगा। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट बोलते हैं जिसको। हार्ट बीट में हमारे क्या होता है, हार्ट बीट मतलब मनुष्य का हृदय कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हार्ट बीट, इतना तो सबको पता रहता है कि 72 बार। तो ये 72 बार मतलब हम जानते हैं हृदय में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन व रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन फैलाव होते रहते, शीतलन बोलते हैं हिंदी में, शीतलन। तो एक कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक बार शीतलन फेल हो गया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक बार धड़कना बोल देते हैं। तो उसी प्रकार 1 मिनट में 72 संकुचन हो जाते हैं, तो इसको हार्ट बीट बोल देते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, एक संकुचन व एक शीतलन को एक धड़कन बोल देते हैं। तो 1 मिनट में कितनी धड़कन हो जाती है, हमारे पास में 72 धड़कन हो जाती है। उसी प्रकार आपने एक शब्द भी सुना होगा कि हम कह देते हैं कि दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, आवाज़ हम सब ने सुन रखा है कि दिल हमेशा धड़कता रहता है, तो कौन सी आवाज़ निकालता है, धक धक। तो दोस्तों ये धक धक आवाज़ नहीं आती, आप जब इसको अच्छे से स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर सुनता है कान में लगाकर, उससे सुनोगे तो वह लब डब की आवाज़ आती है, लब और डब, वह लब डब की आवाज़ रहती है, जबकि धक धक की आवाज़ नहीं होती है। तो लब डब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लब की आवाज़ आती है, और शीतलन रिलैक्स होता है तो डब की आवाज़ आती है, लब और डब। तो ये लब डब आवाज़ें, ना कि धक धक आवाज़ें, तो इसको भी याद रखना। और ये आवाज़ आने के जरिए इससे हमें पता चलता है कि हमारा हृदय अच्छे से कार्य कर रहा है। इसी को कॉन्ट्रैक्शन को हम दूसरी भाषा में, जैसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में, इसको हम बोल देते हैं सिस्टोल, सिस्टोल व रिलैक्सेशन को डायस्टोल। तो ये शब्द भी याद रखना, पूछ लिए जाते हैं, डायस्टोल, सिस्टोल व डायस्टोल, इतना समझ चुके हैं। लब डब की आवाज़, धक धक की आवाज़ नहीं रहती, वह लब डब की आवाज़ होती है, किसकी वजह से, सिस्टोल व डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन की वजह से होती है। हार्ट बीट भी समझ चुके, एक पूरा चक्र करना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्सेशन होना, तो इस पूरे चक्रण को एक हार्ट बीट का नाम दे देते हैं। उसी प्रकार 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है। तो आज की क्लास को हम साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि एक वयस्क इंसान की तो धड़कन होती है 72 बार धड़कता है, जबकि हम जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था में बच्चों में हृदय की धड़कन होती है वह 100 बार धड़क जाता है 1 मिनट में, 100 बार 1 मिनट में धड़क जाता है। शिशु में हो जाती है 140 से 140 पर मिनट, मतलब शिशु का हृदय 140 बार 1 मिनट में धड़कता है, जबकि भ्रूण इससे ज़्यादा बार धड़कता है, मतलब भ्रूण माँ के गर्भ में वह होता है 140 से 160 बार पर मिनट धड़कता है भ्रूण का हृदय। तो ये थी कुछ आपके लिए जानकारी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह हृदय वाला चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों विद्यार्थियों तक यह कक्षा जरूर पहुँचाएँ। तब तक के लिए बने रहिए विद्या दर्शन पाठशाला पर। थैंक्स।